अब हम लोग ना क्या करेंगे, बिफोर गोइंग इनटू द ऑर्डर देखते हैं कि हम केस कैसे फाइल करते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर नंबर 4 जो है वो क्या है? व्हाट इज ऑर्डर नंबर 4? मैम इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ठीक है, सूट्स। सूट मतलब केस, यस मैम। सूट मतलब Yes, ma'am. केस, प्लेंट जो कि मैं आपको कह रही हूं, है ना? जी मैम। घड़ी घड़ी तो वही बात चल रही है हमारी। तो मैं डायरेक्टली अगर ऑर्डर पे लेके जाऊं, मजा आएगा क्या? नहीं। नो मैम। तो एक केस को फाइल कैसे किया जाता है, एक केस में क्या होना चाहिए? उस्मा देखो, इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल अभी सिविल जज सीनियर डिवीजन, अब हम पूना से है तो पूना एट पूना रहेगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली पार्टीज का नाम पे ना जाते हुए लेट्स कम हियर। अब यहाँ पे मैंने मनी क्लेम फाइल किया है, सूट फॉर मनी क्लेम ऑफ ₹50 lakhs। ठीक है, मे इट प्लीज योर ऑनर हम लिखते हैं, द प्लेंटिफ मोस्ट अबाउ रिस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर। अब यहां पर ये कंपनी है, तो मैंने क्या किया, द प्लेंटिफ सबमिट्स दैट द प्लेंटिफ नंबर 1। ना हु इज प्लेंटिफ? जिसने केस फाइल किया है। ठीक है, इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहां पर जो प्लेंटिफ है वो कौन है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो ये जो बेटा उस्मा हम ड्राफ्टिंग करते हैं, तो दिस इज द क्राइटेरिया वेयर यू हैव टू लर्न कि आपको एक ड्राफ्ट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और आपके केस में क्या क्या होना चाहिए। ओके उस्मा और नो? यस मैम। और दीज आर द फैक्ट्स जो पार्टी हमको देती है। अब ये जो प्लेंटिफ है डीलिंग इन द डिजाइन डेवलपमेंट, अब ये क्या बिजनेस करता है? यहाँ पे मैंने डिसाइड बताया है कि ये बिजनेस करता है इन द नेम एंड स्टाइल ऑफ। ठीक है, उसके बाद में ये जो दूसरी ये है कि हैविंग अ रजिस्टर्ड ऑफिस, अब मैंने उसका पूरा ये लिया कि उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस ये है। फिर मैंने दिखाया कि प्लेंटिफ नंबर 2 एंड 3 उसके डायरेक्टर्स है। प्लेंटिफ नंबर 4 जो है वो ऑथराइज सिग्नेटरी है। जैसे हमने ऑथराइज सिग्नेटरी और ऑथराइज एजेंट सुना ना आपने? रिकॉग्नाइज एजेंट, कितना कान खोल के तुम लोग सुन के आए हो ये बात अभी। तो उसको लेकर हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, प्लेंटिफ नंबर 1 कौन है ये बता दिया, प्लेंटिफ नंबर 2 कौन है ये बता दिया, प्लेंटिफ नंबर 3 क्या है, उनके रोल्स बता दिए, रोल बताने के बाद में वो कहाँ रहते हैं वो बता दिया। वो प्लेंटिफ 1 एक कंपनी है, वो रजिस्टर्ड है, वो बता दिया। तो ये क्लियर पिक्चर हो गई। फिर उसके बाद में जो प्लेंटिफ है वो एक रजिस्टर्ड है, गुड्स एंड सर्विस इनका जो फर्म है, इनका जो कंपनी है वो ये है। फिर डिफेंडेंट नंबर 1 क्या है? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। डिफेंडेंट नंबर 2 to 5 उसके डायरेक्टर्स है, इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द उनके डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस जो होते हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो प्लेंटिफ एक बिजनेस चलाता है बहुत सालों से, उनकी गुड रेप्यूटेशन है मार्केट में, और डिफेंडेंट्स उसके कस्टमर है। और प्लेंटिफ ने 2014 में और डिफेंडेंट ने उनसे फर्स्ट परचेज ऑर्डर करके एक 1500 कुकर्स के हैंडल्स जो होते हैं वो लिए थे बाय परचेस ऑर्डर। उसने ईमेल भेजा था। पीओ क्या होता है? परचेस ऑर्डर। जब कोई भी कंपनी किसी से भी लेने का हम लोगों को कुछ रहता है तो हम लोग परचेस ऑर्डर लेते हैं, है ना? विक्की देख रहे हो ना? जी मैम देख रहे हैं। इसकी उसको बोलते हैं खुद की ड्राफ्टिंग। अपना दिमाग चलाया, वो देखो ये हमने अपना दिमाग चलाया, वो नहीं होता बेटा कॉपी पेस्ट। The plaintiff submits that initially the defendant number 1 is known as, अभी defendant number कौन है उसके ट्रांजैक्शन के बारे में बताया, फिर मैंने उनका रोल बता दिया। फिर 2017 में क्या हुआ था, अभी स्टोरी जो चलती है ना, 2014 में क्या हुआ, 15 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, वो क्रोनोलॉजी से जाना चाहिए, तो ही आपके प्लेन को कहीं ना कहीं जो आपकी स्टोरी है, आपके जो फैक्ट्स है वो रियल समझ के एक्सेप्ट किए जाते हैं, यानी कोर्ट को भी दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद में उनका जो भी डिमांड था, फिर उसके बाद में जो भी परचेस ऑर्डर है उसको लेकर उन्होंने, जो डिफेंडेंट है उन्होंने उनको 10 चेक्स दिए। देखो दीज आर द चेक्स, उस चेक्स के मैंने चेक नंबर्स लिखे हैं, डेट लिखे हैं और डिटेल्स लिखे हैं। ठीक है,
ज्यादा मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये जो चेक नंबर है उन्होंने अपने बैंक में प्रेजेंट किया, उसके बाद में क्या हुआ, चेक डिसऑनर हो गया। उसका रीजन था फंड्स इनसफिशिएंट, और वो प्लेंटिफ को रिटर्न आया वो चेक। तो क्योंकि उसके पास फंड्स ही नहीं थे तो क्या होगा, बाउंस हो गया ना चेक। ठीक है, तो प्लेंटिफ ने, जो मैंने आपको कहा ना 138 की पिटीशन लगानी थी, और क्या हुआ, जज ने क्या किया, ऑर्डर 37 समरी सूट समझ के उसकी जजमेंट कर दी। तो उसको वो जजमेंट तो रिव्यू करनी ही पड़ेगी। तो ये है वो जो मैं आपको बता रही हूँ। The dishonor of the check, but the defendant assured the plaintiff that they will make the payment through online. अभी उन्होंने क्या बोला कि हम लोग अश्योरेंस देते गए, तो उनके जो फॉल्स अश्योरेंस थे, रिप्रेजेंटेशन उन्होंने किया, और उनके प्रीवियस बिजनेस भी बहुत अच्छा था, उनके रिलेशंस उसके साथ में अच्छे थे। उन्होंने 1.5 लाख रुपए की माइनर पेमेंट हमको ऑलरेडी करी थी। तो अगर उन्होंने क्या किया, इंड्यूस किया ना मेरे को, थोड़ा पैसा दिखा के बड़ा माल मेरे से ले लिया। ठीक है, द प्लेंटिफ सबमिट्स दैट, फिर हमने बताया 2018 में क्या हुआ, मैंने वो स्टोरी ली यहाँ पर कि आउटस्टैंडिंग इतना हो चुका है, आज दिन तक वो हमको पैसा ही नहीं दे रहे। हमने टेलीफोन मैसेज किया, कॉल किया, पोस्टल ये किया, उसके बाद भी उन्होंने उस कम्युनिकेशन को ओवरलुक कर दिया, और आज दिन तक हमें कुछ भी पैसा नहीं दिया है। ये प्लेंटिफ कहता है अपने इसमें। ठीक है, हम लोग उन्हें कंटिन्यूअसली बिल्स भेज रहे हैं, रिमाइंडर्स भेज रहे हैं, पर अभी दिन तक नॉन पेमेंट चल रहा है। तो प्लेंटिफ डिसकंटिन्यूड विद द, उसने सप्लाई करना बंद कर दिया। प्लेंटिफ को अगर पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, सप्लाई करता रहेगा। रिटर्न्स तो चाहिए ना, उसको भी तो रिटर्न्स चाहिए। उसकी कंपनी का लॉस में चलाएगा क्या, दान पेटी थोड़ी खोल के बैठा हुआ है ना। अगर वो चीज बेच रहा है तो उसके पैसे तो उसको चाहिए ना। फिर नॉन पेमेंट ऑफ द बिल कॉज ऑफ फिजिकल, अब उसको इसकी वजह से क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ है उसको फिजिकल और मेंटल टॉर्चर होने लगा। तो सक्सेसफुली वो बिजनेस बेचारा अपना चला रहा था, और ये डिफेंडेंट ने फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली उसको डिसीव किया। उसको रॉन्गफुल गेन्स हुए, जो हम लोग रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन्स हम लोग आईपीसी में पढ़ के आए। देखो, ह्यूज अमाउंट टुवर्ड्स द डिफेंडेंट, द प्लेंटिफ सबमिट्स दैट एंटर्ड इनटू बिजनेस विद अ फेयर इंटेंशन। उसका क्या इंटेंशन था कि फेयरली वो करे, और उसको अगर उसके इंटेंशंस पता होते तो उसके साथ वो काम ही नहीं करता। मैम ठीक है, इतनी से बातें भी लिखते हैं क्या? हाँ, फिर आपने देखा ना विक्की ने कितना अच्छा माइंड यूज करके वो ड्राफ्ट किया था, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो हमको भी तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं, है ना विक्की, हैं? The plaintiff submits that defendants, अरे मस्ती कर रही हूँ, डरो मत, financially sound, that they are intentionally not making the payment in spite of sound financial capacity, thereby causing defendants have been deceived by the plaintiff, the defendants have deceived the plaintiff for their wrongful gains। यानी कि डिफेंडेंट ने उनको डिसीव किया है उनको wrongful gains के लिए। तो उसने लीगल नोटिस भेजा, किसने, प्लेंटिफ ने 2019 में लीगल नोटिस भेजा डिफेंडेंट्स को रजिस्टर एडी में, और प्लेंटिफ को उन्होंने, डिफेंडेंट ने क्या किया, आज दिन तक कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। अगर सामने वाला पर्सन उस चीज का रिप्लाई नहीं करता है, मतलब वो लायबिलिटी को एडमिट कर रहा है। पैसा तो बनता है, वरना वो रिप्लाई करता था। ना उसने रिप्लाई किया, ना उसने एक्ट किया, ना ही उसने पैसे को आज दिन तक रिफंड किया। जो मेरा मटेरियल मैंने जो दिया था उसका तो नुकसान हो गया ना मेरे को। ठीक है, उसके बाद में फिर 2020 का मैंने ये दिखा दिया कि हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे उनके कंप्लेन करने के लिए। पेंडेमिक चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो टेम्पररी प्लेंटिफ की जो भी सर्विसेज थी वो डिसकंटिन्यू हो गई, और डिफेंडेंट ने आज दिन तक कोई भी पैसा नहीं दिया है। उसको रॉन्गफुल गेन्स हो रहे हैं और मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं हमारे फंड्स को। ठीक है, तो हमने दिखा दिया। फिर हम लोग ने क्राइम ब्रांच में भी उनके खिलाफ कंप्लेन की, ये सब हमने दिखाया है। तो मेरा क्लेम क्या है, देखो मैं एक ही साथ क्लेम कर रही हूँ। लावण्या, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो देखो इतना है, यस मैम। उसके ऊपर इंटरेस्ट मांग रही हूँ कोर्ट से 18%। नॉर्मली कोर्ट 18% इंटरेस्ट देता है, तो उसके ऊपर 18% कितना होता है, जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर 18% निकालने का, और जो नोटिस चार्जेस वार्जेस होता है उसको बना के मैंने 52 लाख का सूट क्लेम कर दिया। यहाँ पे 50 होना चाहिए, इनकरेक्ट है यहाँ पे। 18% वाला है और कहीं मेंशन है क्या, मतलब इतना 18%? क्या क्या परसेंटेज ऑफ दिस, when I हाँ। come to order number 37, dear, I am going to tell you all this, don't worry. मैम हाँ, मैम जैसे अभी आपने 18% जीएसटी बताया कि कोर्ट इतना करता है, तो मैम उन्होंने तो मैम GST नहीं, इंटरेस्ट। हाँ इंटरेस्ट मैम 18% इंटरेस्ट।
तो मैम मतलब वो तो 28 भी हो सकता है, हर एक आइटम पे अलग अलग जीएसटी होता है ना मैम, हमारी कंपनी में भी ऐसा ही है। तो जीएसटी की बात नहीं हो रही है ना यहाँ पर, ओके 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 ओके, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, जीएसटी की बात नहीं हो रही है। जो आप जीएसटी जो लगाते हो ना, हर प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हो आप, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग जीएसटी होता है, वो बात यहाँ पे नहीं है ना बेटा, उसको लेकर कैलकुलेट करो अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे, ठीक है। द प्लेंटिव सबमिट दैट ही इज फाइलिंग द समरी सूट अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 37, इसको मेंशन करना पड़ता है, टू रिकवर द डेब्ट and that no relief which does not fall within the ambit of this rule has been claimed in the plaint. The plaintiff states that the defendant has no defense in the said suit, है ना, कि डिफेंडेंट अगर चाह कर भी कुछ भी करे तो उसको कोई भी डिफेंस नहीं है, इसलिए आज तक तो उसने कुछ किया नहीं। द प्लेंटिफ इज फाइलिंग, ये क्यों किया है, रिकवरी करने के लिए अमाउंट को लेकर। जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट हुआ है, क्योंकि जो भी पार्टी तो वैसे बैंगलोर की है, हम तो पूना में रहते हैं, लेकिन पूना के बीच में क्या हुआ है, हमारा जो डीलिंग हुआ है ना, पार्टी यहाँ पे आके पूना में हमारे साथ ट्रांजैक्शन करके गई थी, जो 1.5 लाख रुपए का मैंने अमाउंट बताया था ना, और उन्होंने जो चेक्स दिए हमको, ठीक है, तो विद इन द ज्यूरिसडिक्शन भी आ गए हम लोग, केस सुन सकते हैं हमारे जज। द प्लेंटिफ सबमिट्स दैट कॉज ऑफ एक्शन, नाउ दिस इज द थिंग बेटा उस्मा, ये जो कॉज ऑफ एक्शन है, एक ही बार आप वो चेक्स को लेकर केस कर सकते हो, उन्हीं चेक्स को लेकर अगर आप दोबारा केस करते हो तो आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर 2 रूल 2 में आ रहे हो, एक ही बार रिलीफ क्लेम कर सकते हो, बार 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 नहीं। तो ऑर्डर ऑफ जो भी कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए, डे टू डे होना चाहिए, और सूट होना चाहिए विद इन द लिमिटेशन। उसके बाद में प्रेयर आती है, जो आपने देखा है, इंटरेस्ट मांगते हैं। The plaintiff be awarded with the cost of the suit from the defendant, and honorable court be pleased to pass in such order as being deemed fit, and the order to cause a better of end of justice. Pass any other order in the interest of justice, ये तो कॉमन। फिर हम लोग वेरिफिकेशन जो आपको मैंने उस दिन लिखवाया है ना, तो दिस इज अ वेरिफिकेशन। अब आते हैं सेक्शन नंबर 26 पे। सेक्शन नंबर 26 आप बोलेंगे अभी 14 तो नहीं लाया ना आप, फिर से गलती से, तो ये 14 नहीं है, सेक्शन 26 को ऑर्डर नंबर 4 के साथ में पढ़ा जाता है। ओके, तो सेक्शन नंबर 26 का 1 क्या बोलता है, दैट एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट or in such other manner as may be prescribed in subsection 2, that every plaint fact shall be proved by an affidavit. अब मैंने आप लोगों को एफिडेविट भी बताया था कि एक एफिडेविट केस में कैसे होता है, मैं आपको एफिडेविट ड्राफ्ट करना भी सिखाऊंगी, डू नॉट वरी, जैसे मैंने वेरिफिकेशन सिखाया है वैसे मैं एफिडेविट सिखाऊंगी। तो सीपीसी आपको खुला खुला बोलता है कि जब आप कोर्ट में जाते हो और प्लेंट को ले जाते हो, यानी अपने केस को फाइल करते हो, तो उसके साथ में आपका क्या होना चाहिए, जो आप बोल रहे हो उसका एफिडेविट होना चाहिए। भगवान कसम जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है। I swear in the name of God, ठीक है। तो अब देखो ऑर्डर नंबर 4 का रूल नंबर 1, सूट टू बी कमेंस बाय प्लेंट। अब एवरी सूट, जो भी केस होएगा उसमें आप प्लेंट का मतलब क्या होता है, सूट का मतलब क्या होता है, केस। मैंने आपको घड़ी घड़ी बोला है, प्लेंट सूट केस एक ही होता है, ठीक है। इन डुप्लीकेट ऑफ द कोर्ट सच ऑफिसर इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ, एवरी प्लेंट शैल कंटेन comply with the rules। अभी देखो इसके जो रूल्स होते हैं, ऑर्डर नंबर 6 जो कि क्या बोलता है, प्लीडिंग्स, ऑर्डर नंबर 7 क्या बोलता है, प्लेंट। तो 6 और 7 जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ऑर्डर नंबर 6 में आप देखोगे कि प्लीडिंग्स क्या होती है। अब मैंने आपको इतना पूरा केस बता दिया, तो ये प्लीडिंग्स ही तो थी मेरी, ये सारी प्लीडिंग्स ही तो थी। और ऑर्डर नंबर 7 क्या होता है, प्लेंट को रिजेक्ट करना, जिसमें A, B, C, D होता है, हम आगे देखेंगे। The plaint shall not be deemed to be instituted unless it complies, यानी कि प्लेंट में अगर कुछ भी रह गया है ना, तो आपको किधर ना किधर वो कंप्लीट करना ही पड़ता है, ठीक है। ऑर्डर नंबर 4 रूल रजिस्टर ऑफ सूट्स। मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में एक रजिस्टर होता है जो मेंटेन किया जाता है, जो भी केस आता है वो रजिस्टर में एंट्री करा जाता है। जैसे आपने स्टेशन एंट्री सुनी होगी, है ना, हमने उस दिन बात करी थी ना सीआरपीसी में,
तो वैसे ही कोर्ट में रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर और बुक में क्या होता है, एंट्री होती है, और उस एंट्री में उस प्लेंट को, उस केस को नंबर दिया जाता है, और उसके बाद में आपको कोर्ट अलॉट किया जाता है कि ये कोर्ट आपका मैटर सुनेगी। नाउ व्हाट इज अ प्लेंट? प्लेंट होता क्या है? सुन सुन के तो कान पक गए। ये फर्स्ट स्टेप होता है। आपने ऊपर देखा प्लेंट क्या होता है। केस फाइल करने के लिए आपको सब कुछ कोर्ट को लिख के देना पड़ता है। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट which contains the statement of the plaintiff's claim। आपने देखा ना, प्लेंटिफ ने 50 लाख रुपया मांगा है, इन राइटिंग बताया है कि नहीं बताया है? आपने पूरा केस देखा ना ऊपर शुरू से ही बेटा? Yes, ma'am. उसमें मैंने क्लेम किया है, देखा ना? ये फर्स्ट Yes, स्टेप है ma'am. लीगल डॉक्यूमेंट, और ये क्या कंटेन करता है? पर्टिकुलर्स, यानी कि मैंने पूरी राम कथा उसमें बताई है ना कि 2014 से लेके 2020 तक क्या हुआ है। Yes, क्या ma'am. होना चाहिए? पर्टिकुलर्स होना चाहिए। तो हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड डॉन मोस्री ट्रांसवे का जो केस है, इसमें क्या बोलता है कि स्टेटमेंट ऑफ क्लेम दैट इज द डॉक्यूमेंट बाय प्रेजेंटेशन ऑफ द विच अ सिविल सूट इज इंस्टीट्यूटेड, यानी कि आप स्टेटमेंट ऑफ क्लेम जब फाइल करते हो तो उसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट, उसे कहा जाता है कि सिविल सूट आप कोर्ट में इंस्टीट्यूट किए, यानी कि फाइल किया है। फाइल करने के बाद में आपने उसको प्रेजेंट किया है कोर्ट के सामने। इज दैट ओके? Yes, ma'am. एनी डिफिकल्टी? No, ma'am. वंस फॉर एंड ऑल, जब ये जो सूट है ना जो मैं आपको दिखा रही हूं यहां पर, तो इसी को सूट कहते हैं, इसी को प्लेंट कहते हैं, इसी को केस कहते हैं बेटा। देख लो, ये आपके ऊपर होती है कि आपको अपने केस की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। ये किसी को कोई सिखाता नहीं है, ये किसी को कोई ये नहीं करता। लेकिन जब आप सीनियर्स के पास में जाते हैं ना, तो वो आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत कुछ बोलते हैं। तो लर्न फ्रॉम हियर ओनली, योर बेसिक्स इज क्लियर, यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन फ्यूचर। जैसे उस्मा का ये क्वेश्चन था कि मैम हम लोग केस लॉस कैसे ढूंढना सीखेंगे, तो अब मैं आपको ये केस देती हूँ, ठीक है? ऑर्डर 37 के ऊपर मुझे ये केस लॉ ढूंढ के तो उस्मा की जो क्लेम है वो कोर्ट को एडमिट करना है मेरा, और मुझे 18% ऑफ द इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है? और उसके ऊपर जो फैक्ट्स है, मैं आपको ये केस शेयर करूंगी, इसके ऊपर आप केस लॉस ढूंढो। पहले पूरे फैक्ट्स पढ़ो अच्छी तरह से, ठीक है? और ऑर्डर 37 के इसमें क्या कंपनी को और क्या फर्म, दोनों अलग होता है, फर्म अलग होती है, कंपनी अलग होती है, ठीक है? तो क्या हमें कोर्ट ऑर्डर 37 के अंदर मनी सूट जो मैंने फाइल किया है, जो मैं क्लेम कर रही हूं, वो मुझे क्लेम दे सकता है क्या? सो स्टार्ट सर्चिंग द केस लॉ ऑन ऑर्डर नंबर 37। तो देखो आपको समझता है कि नहीं समझता है। देन यू विल से कि मैम मेरे को समझ में आया कि केस लॉ कैसे ढूंढते हैं। तो हर किसी फैक्ट्स के पीछे एक स्टोरी होती है, उस स्टोरी के पीछे ही केस लॉ होता है, और वो जो होता है वो लॉ पॉइंट के ऊपर होता है। जो भी केस लॉ होना चाहिए उसमें लॉ पॉइंट पे होना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि देखो, एक हस्बैंड है, अगर वो इम्पोर्टेंट है, तो अगर वो हस्बैंड इम्पोर्टेंट है तो क्या वो वाइफ के साथ में, मतलब उसको नहीं पता था तो वो शादी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप केस लॉ निकालने चाहिए कि दो ही इज एन इम्पोर्टेंट, इफ द गर्ल वाज अवेयर बिफोर द मैरिज, इवन इफ उसके बाद भी उसने शादी किया है, तो इस पॉइंट को लेकर डाइवोर्स पिटिशन शुड नॉट बी अलाउड। तो ये जब आप सीखोगे ना बेटा, तो यू विल कम अंडर द क्लचेस। ओके? Yes, मैम, ma'am. कि मैम, ऐसा एक केस है जिसमें केस लॉज इजीली नहीं मिल सकता या फिर अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? ऐसे क्यों होगा कि अवेलेबल नहीं है? इट इज इम्पॉसिबल स्वीटहार्ट दैट केस लॉज आर नॉट अवेलेबल। मैम देन यू आर सब्जेक्ट द रॉन्ग कुछ इम्प्रेशन। डिफरेंट ही है, पे फैक्ट्स सब कुछ इतना डिफरेंट है, तो उसमें केस लॉज अवेलेबल ही नहीं है। कौन सा केस है? जस्ट मैम मतलब ऐसे ही बोल रही हूँ कि ऐसे मान लीजिए कि फैक्ट्स बहुत ही डिफरेंट है,
तो केस लॉज अवेलेबल नहीं है। लॉ डिफरेंट होता है क्या? नो मैम। नहीं लॉ केस के लॉ तो ऊपर मिल तो जाते आपको हैं। केस लॉस मिलेगा ही ना। अगर मैं ऑर्डर 37 कहती हूँ, अब आपने ऑर्डर 4 देखा, अब जब हम ऑर्डर 7 पे आएंगे ना, तो दिस इज योर मिसकंसेप्शन जो आपका है ना यहाँ पर ऑर्डर्स में इस चीज को लेकर कि जो अलग है तो क्या, अगर ये है तो क्या। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हेन आई कम टू ऑर्डर नंबर 7